मैं तो यही बोलना चाहूँगी, अगर कुछ पाना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको एकदम डेडिकेशन देनी पड़ेगी। एक विज़न आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। विज़न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक विज़न को पाने के लिए कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में, कि विज़न तो बना लिया पर उसको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और एक आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी बनेगी कैसे, कि ऐसा तो नहीं है कि मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, हम जा ही नहीं रहे हैं इंस्टीट्यूट, बस हमें कंसिस्टेंसी बना रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट चले जाते हैं फिर घर आके कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अपना इंटरेस्ट बनाओ, उस पर काम करो, डेडिकेशन करो और फोकस रहो। बिल्कुल अपना फोकस मत हटाओ किसी भी चीज़ से। हम ऐसा होता है ना कि किसी ने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग कर लो तो कर ली, उसके बाद बोल दिया तो ये कर ले तो वो कर लिया। वो नहीं करना है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो पहले पूरी प्रिपरेशन करो, सोचो कि मुझे यही करना है। कुछ और करना है तो फिर कुछ और ही करना है। 3, 2, 1. तो वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट, जिसमें आज मेरे साथ है नंदिनी। ये मेरी पुरानी एक स्टूडेंट है और इसका फाइनली कोर्स करने के बाद जो है एक प्लेसमेंट हुआ था जो दुबई में हुआ था, लेकिन उससे पहले इसने हमारे साथ भी काम किया था। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स है ना, 11 मंथ्स के आसपास हमारे साथ भी काम किया था। देन उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुए और देन जो है प्लेसमेंट हुई फिर दुबई। तो वही सब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक होता ना कि देहरादून से पढ़े हैं और अचानक मत होता कि पहुँचे हैं दुबई तक। तो वो सब जर्नी हम आज नंदिनी के साथ शेयर करेंगे और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो इस पॉडकास्ट का मेन एम ये है कि एक एज अ फीमेल आप एक कोर्स चूज़ करते हो और उस कोर्स को करने के बाद आपको एक अचीवमेंट मिलने स्टार्ट होते हैं, चाहे वो काम वाइज हो, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आता है कि हाँ हम अच्छा करने लग गए हैं। और एक रिकग्नाइजेशन जो दोस्तों के बीच में होती है वो एक अलग नज़र आती है, क्योंकि इफ़ यू आर अर्निंग वेरी वेल और अगर आप इंटरनेशनली भी जॉब कर रहे हो सो थोड़ा एक अलग सिनेरियो नज़र आता है। तो उसी के बारे में देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है नंदिनी का, तो उस सब बारे में। तो वेलकम टू माई पॉडकास्ट, है ना। थैंक यू सर। तो फिर नंदिनी ये बताओ कि फिर कैसा रहा तुम्हारी जर्नी और कैसे शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा ये स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। हाँ सर, मैंने DSOM को देखा था गूगल पे, बट मैंने फ़र्स्ट चूज़ नहीं करा DSOM को। मैंने सेकंड नंबर वाला चूज़ करा था क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे उस टाइम पर, तो मुझे लगा मे बी फेक हो सकता है। तो मैंने सेकंड वाला ज्वाइन करा। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मैं वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तब मैंने DSOM को चूज़ करा। फिर मैं आई, बहुत सारा डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीज़ें थी यहाँ पर। तो मतलब एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को आ गया डिजिटल मार्केटिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ नहीं सीख पाई और मुझे वे नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पर आके वे सीखा है कि क्या क्या किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। सो फिर कैसे, मतलब जैसे दुबई तक पहुँचे आपका, मतलब होता है ना कि जैसे दुबई में जॉब मिलना है और वो भी घर में, तो घर में कैसा रहा कि वैसे तो आपके यहाँ से फैमिली में भी शायद दुबई में भी कुछ लोग रहते मेरी हैं। सिस्टर दुबई में है बट वो जॉब नहीं करती, वो हाउस वाइफ है वहाँ पर। तो ये फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस कि मतलब यहाँ से आपने, क्योंकि इंटरव्यू की प्रोसेस कैसे रही। इंटरव्यू की प्रोसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि मेरे को 6 महीने पहले से मैंने ट्राई करा। मेरे को ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स बाद मेरे को जॉब मिली है। तो मैंने यहाँ पर से ट्राई करती रही। फिर मुझे 1 मेल आई, फिर मुझे 2 मेल आई, तो ऐसे करके प्रोसेस गया। तो फिर मुझे फाइनल एक इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे सेकेंड राउंड तक लेकर गए, बट फिर भी उन्होंने मुझे लास्ट राउंड तक रोक के रखा। वो लास्ट राउंड मेरा वहीं जाकर हुआ, फिर उन्होंने मुझे फाइनल कॉल करके मतलब जॉब पे रखा वहाँ पर। पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है वहाँ पर जाना। तो जनरली जैसे बच्चे सोचते हैं कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट लेना एक स्टार्टिंग में बड़ा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में है कि फ्रीलांसिंग आपको काम मिल जाता है। तो फ्रीलांसिंग जॉब लेना और फ्रीलांसिंग काम लेना, मतलब आपने जैसे जॉब में अप्लाई किया तो एक चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो वो क्या क्या चैलेंजेस रहे जो आपको लगा कि अपने फेस किए होंगे कि मुझे जॉब लेने में चैलेंजेस भी महसूस होते हैं ना समटाइम, कि हमने इंटरव्यू तो दे दिया है, चलो हमने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चैलेंजेस रहे जो आपको हेल्प रही होगी कि आपने कोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ, या आपने कुछ अलग से काम किए होंगे, उस तरह के कुछ एक्सपीरियंस। एक्चुअली वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट कल्चर है। वहाँ पर लोग स्पेसिफिक चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। जैसे हम पूरा एक एरिया लेके चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, वहाँ पर हर एक स्पेसिफिकली है, SEO है, SMO है, SMM, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक है। तो तुम्हें बहुत डीपली नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये था कि वहाँ का जो कंट्री मेरी डिफरेंट थी,
तो उनको समझाना अपनी बातें वो डिफरेंट थी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है, तो मुझे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उनके बिजनेस को रख कर मुझे उनको बताना पड़ा कि आपके बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग ऐसे हेल्प कर सकता है। तो मतलब अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो किसी दूसरी कंट्री, दूसरे कल्चर के साथ, तो उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, कि उन्हें समझ में आ भी रहा है। आपको बीच बीच में उनसे पूछना भी है कि आपको समझ में आ भी रहा है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछोगे, बट कि उनको समझ आ भी रहा है जो आप बताना चाह रहे हो, कि वो इंटरेस्टेड लग भी रहे हैं आपके चीज़ों में। मे बी यू कैन से कि थॉट को कन्वे करना उन तक, उनको सेम सिंक में लाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो पर डिजिटल मार्केटिंग में ये एक चैलेंजेस है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कल्चर में काम कर रहे हो, डिफरेंट कंट्री में काम कर रहे हो, आपकी लर्निंग एक देहरादून सिटीज़ है जो मेट्रो टायर 3 सिटीज़ में भी नहीं आता है, और आप एक बड़ी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर आपके लोग अलग है, जिनका बिजनेस टर्नओवर अच्छा है, तो ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है तो फिर वो अपनी थॉट को कन्वे कर पाना। और एक और भी इशू आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा ट्रस्ट भी हाँ, अगर आप अच्छी बातें करो लेकिन ट्रस्ट को बिल्ड करने में टाइम लगता है। वो आपका प्रीवियस वर्क भी देखते हैं, आपको उनको इंस्टेंट कुछ करके दिखाना पड़ता है कि अगर आप कुछ मतलब दिखा रहे हो कि मेरा प्रीवियस वर्क ये है, तो आपको अपनी क्वालिटीज़ उनको दिखानी पड़ेगी कि हमने ये अचीव किया है। अचीवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, कि सिर्फ दिखानी नहीं, करनी भी आनी चाहिए। वो टेस्ट करते हैं सब चीज़ें। हाँ, तो जैसे कि मैं जनरली अपने बच्चों को बताता रहता हूँ कि टास्क ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड वो वाली बात इंपॉर्टेंट है, कि आप टास्क वाले ना रहें, आपको रिजल्ट्स भी दिखाने पड़ेंगे। ये तो होता ही है। जैसे कि आप अब दुबई जैसे शहर में काम कर रहे हो, तो जनरली ऑडियंस ये भी सुनना चाहती है कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उनका टर्नओवर क्या है, और आप उनके लिए किस तरह से काम करते हो। तो ये थोड़ा सा अगर कुछ पता चले ऑडियंस को। तो फिलहाल मैं B2B पे मेरा मेन फोकस है। उनका B2B बिजनेस है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मेरा मेन फोकस ये है कि लीड जनरेशन ऑर्गेनिकली एज वेल एज पेड। तो ऑर्गेनिकली मेरे को ये है कि मैं पूरा SEO प्रोसेस फॉलो करती हूँ एकदम। जहाँ पे भी हमारे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अपना लिस्टिंग करना, और एक प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट अगर आपने सुनी हो, या प्रोग्रामेटिक SEO भी नया कुछ आया है। अगर मैंने प्रोग्रामेटिक SEO फॉलो करती हूँ अपने हर बिजनेस प्रोजेक्ट पे, तो वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। ओके, सो बेसिकली प्रोग्रामेटिक SEO के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि प्रोग्रामेटिकली SEO ऐसे परफॉर्म किया जाता है कि डायनामिकली लैंडिंग पेजेस बनाना मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए, मल्टीपल सिटीज़ के लिए। लाइक जैसे कि कोई आप क्लासिफाइड साइट देखोगे तो ज़्यादातर जो SEO हो रहा है वो प्रोग्रामेटिकली हो रहा है, मतलब एक स्टैटिक फॉलो होता है और उसी से काम होता है। खासकर एड्स में भी प्रोग्रामेटिक ऐड चलते हैं कि आप डायनामिकली एड्स को चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ होती है। तो जैसे कि आपने कोर्स भी किया हुआ है, तो जैसे ये जो आपने SEOs में परफॉर्म किया, तो इस बिजनेस का वेबसाइट का टर्नओवर कितना होगा अराउंड, जैसे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया पता है जैसे आप काम कर रहे हो तो? 2 से 3 करोड़ का हमारा मंथली टर्नओवर वहाँ पर हो जाता है। इतना हम मंथली हैंडल करते हैं हमारी कंपनी। ओके, तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में आप दुबई जैसी कंट्री में सर्व कर रहे हैं, तो टीम मेंबर जो आपका मेन ऑफिस है उसमें कितने लोग हैं? और मतलब ऐसे तो कंपनी काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोग हैं? डिजिटल मार्केटिंग में हमारा 15 मेंबर्स हैं हम एक टीम में। तो सब बहुत फोकस्ड हैं और सब अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो सबको स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स करनी पड़ती है और अपना पॉइंट बनाना पड़ता है। SEO में मैं अकेले हूँ, SEO में है, वेब डेवलपर है, हमारे ग्राफिक्स के लोग हैं, और हमारी मार्केटिंग टीम पूरी है। तो ऑन एन एवरेज जैसे आप SEO में करते हो, तो ये भी बात मैं बताता हूँ अपनी ऑडियंस को कि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा करते हैं। हमारे यहाँ भी जब भी मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैं भी पूरा कोर्स कराने के लिए बच्चों को बताता हूँ, चाहे वो बैनर्स बनाना हो, वीडियो बनाना हो, SEO करना हो, SMO करना हो। इससे क्या होता है कि बच्चा ना एक ब्रॉड लेवल में सोच पाता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जबकि अगर आप कंट्री स्पेसिफिक होंगे, मेरे और भी स्टूडेंट हैं, जैसे वंश की सिस्टर है, वंश है, तो वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक क्या कर रहा है, एड्स में काम करता है। सो उसकी सैलरी मतलब इंडिया में उसकी सैलरी भी 45 से आसपास पहुंच गई है, मतलब अच्छी खासी अर्निंग करने लग गया है। तो जैसे कि आप SEO में कर रहे हो तो अप्रॉक्स अर्निंग मतलब कितनी हो, मंथली सैलरी मतलब कितनी मिल जाती है, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है बताने की, जो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि मतलब हमने देखा है कि लोग जो हैं, जब आप बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक स्किल स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और उसमें आपके स्किल्स बिल्कुल टॉप नॉच टाइप का होता है ना, जैसे वो होने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत करके सब कुछ खिचड़ी पका लूँगा, मुझे नहीं लगता ये काम करता है। तो जैसे कि आप ओनली SEO स्पेशलिस्ट में जाते होंगे फिर आप लोग, तो सैलरी कितनी मिल जाती है SEO स्पेशलिस्ट को वहाँ? दुबई में जो सैलरी रेंज है वो फ्रेशर्स की मिल जाती है 3000 से 5000 तक,
क्योंकि दिरहम में चल रहा है तो इंडियन करेंसी में कितना होगा? इंडियन करेंसी में आप लगा लो 70,000 से 1 लाख के आसपास एज अ फ्रेशर मिल जाएगी। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको 1,50,000 से आपका 2.5 तक जा सकता है एसईओ की सैलरी। मतलब आपके जो नेक्स्ट गोल है वो यही है कि किसी तरीके से 2-2.5 लाख तक पहुंचा जाए। एसईओ में फिर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे। मल्टीपल अगर आपको वो देख रहे कि एसईओ के साथ साथ आप एडवर्टाइजमेंट में भी काम कर सकते हैं। ओके, तो एक और चीज़ ये कि जैसे अब आप काम कर चुके हो, आपने हमारे यहाँ भी काम किया, तो एज एजेंसी हम काम करते थे, हमारे पास दिन भर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते थे। और जैसे आप दुबई में जाके सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एज अ फ्रेशर, जैसे आपने हमारे साथ 11 महीने काम किया था, तो एज अ फ्रेशर आप क्या सोचते हो कि बंदे को एज अ एक कंपनी में जाना चाहिए या एक इन हाउस प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो उसको एकदम ऐसी कंपनी में, एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल टास्क होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो उनको सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम एक सिंगल प्रोजेक्ट में घुस जाएंगे ना, तो हमको पता ही नहीं होगा कि और क्या हमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और क्या हम चैलेंजेस फेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से एज अ फ्रेशर जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने आपके साथ ही काम करा, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे, मल्टीपल टास्क थे, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था कि मैं वहाँ के जो भी टास्क है वो क्रैक कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतने आइडियाज़ आ गए थे कि कैसे क्रैक करने हैं चीज़ें। तो ये हाँ, ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो जनरली लोगों को बताते रहते हैं कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर की स्टार्ट करें तो ये अच्छी बात है कि हमें एक एजेंसी जाना चाहिए। एजेंसी में क्या है कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, मल्टीपल नीश होंगे, मल्टीपल टाइप के आइडियाज़ होते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है, काम हेक्टिक भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी जब शुरुआती दौर में काम कर रहा है तो जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी स्ट्रेंथ गिरेगी ना और एज बढ़ेगी तो आपका काम करने का मन भी नहीं करेगा, और फिर आपको अगर नहीं आता होगा तो फिर तो और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। शुरुआती दौर में आप ऐसी एजेंसी में टाइम दे दो जहाँ पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज में, मल्टीपल नीश में काम हो रहा है, तो ये आपके करियर के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रहता है। और 5 साल बाद आपको मैनेजर की पोस्ट भी मिल जाएगी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। सो एज ए डिजिटल मार्केटर, जैसे एसईओ में भी काम किया, तो क्या आपने कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मौका नहीं मिला कंपनी में? क्योंकि बड़ी कंपनीज एसईओ वालों को ही जनरली, आपको पता ही है कि एसईओ और पीपीसी का कॉम्बिनेशन है, तो आपने अभी तक ऐड एक्सपीरियंस आपका कुछ रहा हो कि आपने कितने रुपए तक के ऐड चलाएं? क्योंकि जनरली जब लोग सुनते हैं कि 12 लाख रुपए के ऐड चलाए, 10 लाख के ऐड लगाए, तो लोगों को लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं। क्लासरूम में भी हमने कितनी बार डिस्कस किया होगा कि हम बोलते हैं कि ऐड चलाएं आपने, कि हम बोलते हैं कि जैसे मैं कभी बताता हूँ लोगों को कि मैंने अकेले इंडिया में रह करके मैंने कम से कम 70-80 लाख रुपए तक के ऐड चला दिए हैं बिना कहीं बाहर गए हुए। लेकिन होता है कि लोग यकीन ही नहीं करते कि यार इतने पैसे कौन इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स में देखेंगे तो वहाँ पर तो ऐड का बजट साल का 4 से 5 करोड़ तक का भी होता है। तो ऐसे आपका क्या बजट रहा है अभी तक कि आपका मतलब एक ऐड एक्सपीरियंस पेड एड्स में कितने पैसे तक के ऐड चलाएं? हमारा जो बजट रहता है वो तो ज़्यादा ही रहता है, लेकिन जो मैंने हैंडल किया है वो 50 से 60,000 तक का दिरहम तक का करा है, तो ऑलमोस्ट 12-15 लाख का हमारा टारगेट रहता है। और वो भी सिर्फ हमारा उसके अवेयरनेस के लिए रहता है। लीड एड्स के लिए डिफरेंट रहता है, बजट होता है। और स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि कैसे होगा, बट हमें प्रोसेस फॉलो करना है। जो भी हमने सीखा है प्रोसेस सेम रहता है, बस हमको डिफरेंट आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं उसमें। और कौन कौन सी कंट्रीज में ये ऐड चलाते हैं आप लोग? अभी फिलहाल हमने दुबई में चलाया, दुबई की सारी एमिरेट्स में चलाते हैं, आबू धाबी में चलाते हैं, शारजा में चलाते हैं और मेन दुबई में चलाते हैं। तो जैसे कि ये इतना ऐड, तो और कोई बाहर साइड कंट्री के कोई ऐड नहीं, क्योंकि सिर्फ दुबई में प्रमोशन का काम? हाँ, फिलहाल हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी का दुबई में होता है, बट B2B का ज़्यादा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। इस वजह से नहीं कर रहे हैं आउटर कंट्रीज में, क्योंकि पहले रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल ह्यूमन मीटिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि क्या डिजिटल मार्केटर को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए और कुछ भी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ही डिजिटल मार्केटिंग आई है। तो उसमें भी नॉलेज लेनी चाहिए उनको कि कैसे क्लाइंट को हमको मोल्ड करना है। बेसिकली अगर आप कहें तो कम्युनिकेशन भी नहीं कह सकते, हम ये बोल सकते हैं कि हमको अगर किसी को मोल्ड करना है तो हमें से क्या दिखाना है, वो क्या देखकर एकदम कन्विंस, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो, ये दोनों में अप्लाई होता है। तो जैसे कि मैं पूछ रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो जैसे आजकल हर कोई कर ही रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, लेकिन जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग के स्किल ले लिया, एसईओ का स्किल ले लिया, एसएमओ का स्किल ले लिया, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या ज़रूरी है कि एक पर्सन में होना चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर? तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर भी काम करा है और मैं दुबई में ये डिफरेंस मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि हमें अपना बात समझानी उन्हें आनी चाहिए। जब हम मीटिंग में बैठे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट हो और उनको बहुत ही अप्रिशिएबल लगे।
ये सब चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। और कंटेंट ड्राफ्टिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेशन मेल्स पर होता है और ऑनलाइन उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीटिंग्स अपॉइंटमेंट लेते हैं तभी होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो आपको कंटेंट ड्राफ्टिंग आनी चाहिए अच्छे से। ओके, तो बेसिकली एज पर नंदिनी की 3 चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और ड्राफ्टिंग, कंटेंट ड्राफ्टिंग जो ज़रूरी है। हमें 8th क्लास में भी ऐसे राइटिंग सिखाई जाती थी, ये सब चीज़ें हमें शुरुआती होती, लेकिन उस टाइम हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते और बोलते हैं कि इसके यहाँ कब क्लास से निकलें, तो वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जब एक्चुअली मैं मेल पे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक बार मैंने मेल सडनली बिना सब्जेक्ट के भेज दी, बिना नीचे ग्रीटिंग के भेज दी, बिना किसी थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते ना जैसे प्रॉपर, उसके भेज दी। आप यकीन मानो वो मेल सर्वर पे ट्रेस हो रही थी, तो जैसे होता है ना HR कभी ट्रेस करे तो पता नहीं उनको मेरी मेल कैसे मिल गई। तो हो सकता है कि मैंने नया नया ज्वाइन किया होगा तो देख रहे होंगे। तो स्पेशली मेरे को HR ने बुला करके पूरा प्रॉपर फिर से क्या किया, मेरे को बताया कि ये चीज़ें ऐसे मत करो, आप कभी भी प्रॉपर मेल कर रहे हो, किसी को भी भेज रहे हो आप प्रॉपर मैसेज लिखो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती है जो डिजिटल मार्केटिंग में अक्सर सिखाई जाती हैं, है ना। सो जैसे 2-2.5 साल आपको हो गए हैं, तो अभी तक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो जॉब में? क्योंकि आपने हमारे यहाँ ज्वाइन करने से पहले शायद आपने पहले भी कहीं और भी जॉब की थी, फिर हमारे यहाँ भी जॉब की, हमारे यहाँ भी कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होगा शायद, और कोई दुबई में भी रहा होगा, तो तीनों में कोई रहा हो ऐसा एक्सपीरियंस? तो मेरा एक बैड एक्सपीरियंस ये रहा था पेड एडवर्टाइजमेंट के साथ कि मेरे को ना फोल्डर ग्राफिक डिज़ाइनर ने भेजा था, ब्रांड अवेयरनेस में चलाना था मुझे वो एडवर्टाइजिंग में, पर मैंने चला दिया वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। तो इस चीज़ का ध्यान हमें बहुत रखना है, खासकर जब हम पेड एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं, कि जो हमें ग्राफिक्स मिल रहे हैं वो सही जा रहे हो, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग का ग्राफिक है वो एडवर्टाइजिंग का ही मैसेज कन्वे करेगा, और जो वेबसाइट का वो वेबसाइट का मैसेज। ऑब्वियसली बात है, इंटेंट क्लियर होता है ना हर एडवर्टाइजमेंट। हाँ, तो इस वजह से वो मेरे से गलती हो गई थी। तो तब मैंने रियलाइज़ करा कि हमारा कम्युनिकेशन गैप है। मैंने डबल वेरिफिकेशन नहीं करा कि यही विजुअल्स जाएंगे या क्या जाएंगे। तो उसके बाद मैंने देखा, तो अगर वो चल जाता ऐड तो उसमें पैसे चले जाते हैं और फिर उसमें फाइनेंशियली नुकसान होता है कंपनी को, तो फिर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से फिर मैं आपसे डबल वेरिफिकेशन करती हूँ कुछ भी। इस पे तो मुझे भी एक इंसिडेंस मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे को ऐड चलाना था उत्तराखंड के लिए, और गलती से होता ना कि यू कर दिया, और हमने सोचा हो गया होगा सिलेक्ट उत्तराखंड, तो पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड। सिर्फ वो तो सोचिए कि मैंने सिर्फ उस टाइम ऐड 1000-1200 रुपये का ही चला था, तो वो 2 घंटे में पूरा बजट खत्म, और वो 1200 रुपये खत्म। उसमें सारी लीड कहाँ की जनरेट होगी? यूपी की, और चाहिए थी कहाँ की? उत्तराखंड की। तो वो दोबारा से मुझे ऐड चलाना पड़ा। सोचो मुझे तो क्लाइंट के लिए, क्योंकि हम तो फ्रीलांसिंग में काम करते थे, तो मुझे क्लाइंट को पैसे खुद अपनी जेब से डालने पड़े। तो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट के मामले में आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और आपको ऐड बनाना एक तरफ। आप जब भी ऐड बनाओ तो पूरा फोकस होके ध्यान से और डबल वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर गलती से मनी बर्न हो गई तो वो या तो पैसे आप ही को भरने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें मनी मिस्टेक कोई नहीं झेलेगा। सो फिर राइट नाउ जैसे अभी दुबई तो एक कंट्री हो गई है, तो पासपोर्ट में एक और ठप्पा लग गया कि इंटरनेशनली एक जॉब हो चुकी है, क्योंकि एक पासपोर्ट पे एक वीज़ा वर्क वीज़ा लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को आसान नहीं लगता। देखो लोग हमारे देश में विदेश यात्रा ना पंडित जी बता देते होता ना कि पंडित जी बता रहे हैं कि भैया बंदा जो है तुम्हारी बेटी के हाथ में तो जी विदेश यात्रा है। तो नेक्स्ट विदेश यात्रा मतलब जैसे नेक्स्ट वर्क वीज़ा कहाँ का सोच रहे हो, या दुबई में ही रहने का प्लान है अभी? अभी नेक्स्ट तो मेरी कंट्री डिफरेंट है, तो मैं अभी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर मैं जाऊँ। अगर वहाँ पर जाऊँगी तो दोबारा पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करूँगी। तो मतलब प्लान्स हैं। तो मतलब दुबई में नहीं रहना है, एक और जगह का भी वर्क का प्लान है? दुबई इज़ अ फर्स्ट स्टेप मेरा, तो मेरा डेस्टिनेशन दूसरी है, तो वहाँ जाएंगे तो फिर दोबारा पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। नहीं, हम भी इंतज़ार करेंगे इस दिन का कि वो आए। पर ये कि डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फीमेल आप क्या देखते हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या गर्ल्स के लिए है या नहीं है, या आप क्या सोचते हो कि कुछ और भी कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट जॉब में ऐसे बोलते थे कि लड़की की अगर टीचर बन जाए तो बेस्ट जॉब है, तो क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग में लगता है कि लड़कियों को सजेस्ट करना चाहिए कि कोर्स करें, या आपको क्या लगता है कोई लिमिटेशंस हैं, या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें कि एज अ डिजिटल मार्केटर मैं कोर्स ऑप्ट करूं या ना करूं एज अ गर्ल? हाँ, लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हमको डोर टू डोर जाना पड़ जाता है, क्लाइंट से मीटिंग करने जाना पड़ता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो होती है बहुत शाय होती है, वो नहीं मतलब उन्हें अच्छा लगता कि मीटिंग्स करना, ये करना। तो डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आफ्टर मैरिज आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो गर्ल्स के लिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग।
ओके, तो हाँ मतलब ये अगर आप बोल रहे हो तो अच्छी बात होगी, मतलब लेकिन गर्ल्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मेरी वाइफ भी डिजिटल मार्केटर है, तो मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी काम हो पा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, मीटिंग्स के लिए आप क्लाउड कॉलिंग होती है आजकल, आप जी गूगल मीट पे, जूम पे बात कर सकते हो। और एक और चीज़ आपने सही बोली कि मतलब होता ना कोई शायर रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रंट एंड पे आओ, आप बैक एंड पे, जैसे एसईओ का काम है, आपको ज़रूरत ही नहीं है क्लाइंट मीटिंग की, आपको बस टास्क आ जाएगा, आप काम कर लीजिए। सो ये थोड़े से बेनिफिट रहते हैं। सो नंदिनी, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि जैसे देखो हमारी नज़र में तो आप सक्सेसफुल हो, एज अ नॉट एज एन कि मैंने ही आपको ट्रेन किया, ऐसे भी नहीं देखना चाह रहा हूँ कि होता ना कि एक बंदा एक अचीवमेंट लाता है, आपको भी अंदर से फील होता होगा, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर कुछ पाना है या करना है तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, अगर कुछ पाना है लाइफ में, कुछ करना है, तो आपको एकदम डेडिकेशन देनी पड़ेगी। एक विज़न आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। विज़न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक विज़न को पाने के लिए कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में, कि विज़न तो बना लिया पर उसको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और एक आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी बनेगी कैसे, कि ऐसा तो नहीं है कि मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, हम जा ही नहीं रहे हैं इंस्टीट्यूट, बस हमें कंसिस्टेंसी बना रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट चले जाते हैं फिर घर आके कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, अपना इंटरेस्ट बनाओ, उस पर काम करो, डेडिकेशन करो और फोकस रहो। बिल्कुल अपना फोकस मत हटाओ किसी भी चीज़ से। हम ऐसा होता है ना कि किसी ने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग कर लो तो कर ली, उसके बाद बोल दिया तू ये कर ले तो वो कर लिया, वो नहीं करना है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो पहले पूरी प्रिपरेशन करो, सोचो कि मुझे यही करना है, कुछ और करना है तो फिर कुछ और ही करना है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपना विजन क्लियर रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन और फोकस। मेरे ख्याल से तो ये 4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ भी अचीव कुछ भी अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखो रियलिटी में ये है कि मैं भी कुछ बात शेयर करता हूँ कि मैं ऑन एन एवरेज बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज, मतलब मेरे 10th में 45% है, मैं लोगों को बताने भी लग गया हूँ। मैं जैसे तुमको बता दूँ मेरे 45% है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक और चीज़ थी कि अगर कुछ करना है तो करना है। तो मैंने रियलिटी में मैंने भी ये सीखा, मैं अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ये बातें भी बताता रहता हूँ कि आपके अंदर एक विजन होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। डजेंट मैटर आपको आता है नहीं आता है, उसमें खत्म हो कुछ भी हो, अगर आप खत्म भी हो ना तो आप अपनी कंसिस्टेंसी से लगातार उस काम को करने से आप क्या होगे, उसे कर पाओगे। एक दिन आप भले इंटेलिजेंट नहीं हो लेकिन आप कर पाओगे। कभी कभी हमें भी लगता है ना अपनी लाइफ में, यार ये एक बेवकूफ़ सा आदमी कैसे आ गया, जबकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि यार ये फिर भी यहाँ पहुंचा है क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहा है उस काम के लिए, उसने उसके काम के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया होगा, नहीं डेडिकेट रहा होगा, कभी शादी में नहीं गया होगा, ब्याह में नहीं गया होगा, कहीं गया नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें छोड़ता है। हमारे यहाँ तो बच्चे क्या होता है कि अगर बारिश आ गई तो आते नहीं, बच्चे पढ़ने तक नहीं आते हैं, जबकि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग करनी है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे बच्चे ना डिजिटल मार्केटिंग कर लें, ये डिजिटल बच्चे ना ये कुछ भी करने के लिए आगे, जैसे आपने बोला कि किसी ने बोल दिया ये कर लो, किसी ने बोला वो कर लियो। दूसरा चीज़ होती है डेडिकेशन, आपको देना पड़ेगा भैया। कंसिस्टेंट वो रहेगा जो डेडिकेट है, जिसके अंदर डेडिकेशन ही नहीं हो, कंसिस्टेंट भी नहीं रहेगा, तो सेकंड नंबर वाला बंदा तो तभी होगा जो वो किसा होगा, डेडिकेटेड होगा। और सबसे बड़ी बात होती है फोकस। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि मेंढक को आवाज नहीं आ रही थी इसलिए वो खंबा चढ़ गया था, वरना मेंढक कभी खंबा नहीं चढ़ सकते। ऐसे जीवन में जो फोकस्ड रहते हैं, अगर आज मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं डेडिकेट रहा और मैं फोकस्ड रहा। और मेरा विजन क्या हो गया था, डिजिटल मार्केटर बनना, कि मुझे और कुछ बनना ही नहीं था। सो ये थी नंदिनी, हमारी मेरी पुरानी स्टूडेंट है, और मतलब हमने तो बस जस्ट पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अपने हार्ड वर्क से ही आगे बढ़ पाते हैं। एक टीचर या ट्रेनर या जो भी लाइफ में आपको कुछ सिखाता है वो आपको बस कुछ बातें बता पाता है, आप अपना रास्ता खुद चुनते हो, उस पर काम भी करते हो, मेहनत करते हो। हम होता ना कि जैसे कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है, अगर आप एक सही रास्ते पे हो, अगर उसके लिए आपको कोई भी कुछ बता रहा है तो वो ट्रेनर है, लेकिन आदमी मैंने देखा है कि वो अपनी मेहनत से ही कहीं पहुंचता है, वो किसी के बताने से या कहीं करने से नहीं होता। हाँ ये होता है कि अगर कोई अच्छा ट्यूटर है या ट्रेनर या टीचर है या गुरु है, वो आपको क्या करेगा, थोड़ा रास्ता आसान बना देता है। अदरवाइज इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई भी बंदा अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है, किसी का भी उसमें कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अगर आप मेहनती हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। सो क्योंकि हमारे लिए एक स्टूडेंट की तरह आना और फिर इस तरह से हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, तो ये एक अचीवमेंट ही है कि मुझे लगता है कि कोई बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है और वो हमारे मेरे पॉडकास्ट में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसने एक वो जगह बनाई है, हम इस ऐसे देखते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और टाइम निकालने के लिए भी। अब ये शायद 2-3 तारीख के बाद शायद निकलेंगे जब भी तुम्हारा जाने का होगा। सो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, देखते हैं कौन नया स्टूडेंट हम लेके आते हैं, तो वो भी एक आप लोगों के लिए सरप्राइज ही रहेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कैसे लोग अपनी लाइफ चेंज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर ऐसी कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।